WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये डील करता है विद द रूल्स ऑफ ट्रेड अमंग द नेशंस। देशों के बीच जो व्यापार होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को डील करने वाली जो संस्था है वो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम टू एनहांस द वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, 1947 से 1994 तक GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ was the forum for negotiating multinational international trade agreements। तो GATT जो था वो एक फोरम था जहाँ पर के मल्टीनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट सारे के सारे निपटाए जाते थे, उनके बारे में वहाँ पर वार्ता और नेगोशिएशंस होती थी। लेकिन 1 जनवरी 1995 से 1995 से अपडेटेड GATT आया और ये नाम बदलकर इसका कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट वर्क्स टू एनहांस वर्ल्ड ट्रेड। मेन काम इसका यही है कि ये वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाने के लिए काम करता है। एम्स ऑफ WTO क्या है बच्चे? एम्स ऑफ WTO, नंबर 1, टू कंडक्ट द इंटरनेशनल ट्रेड इन एन ओपन, यूनिफॉर्म एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। इस तरह से व्यापार चले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के एक ओपन एनवायरनमेंट हो, सबको बराबर मौका मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले वहाँ पे, और यूनिफॉर्मिटी हो, सबके लिए समानता हो, और नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो कि वहाँ कोई भेदभाव ना हो। जैसे ऐसा ना हो कुछ देश ग्रुप बना के और अपना व्यापार चला लें और बाकी देशों का व्यापार बंद करा दें। WTO ऑल्सो हैंडल्स ट्रेड डिस्प्यूट्स। ठीक है, और WTO प्रोवाइड करता है टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग टू डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस। इट फॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ट्रेड अमंग मेंबर्स। ठीक है, इसके जो मेंबर्स हैं ना WTO के, उनके बीच में व्यापार अच्छे से चलता रहे उसके लिए रूल्स भी ये बनाता है, और इन सब उद्देश्यों के लिए WTO काम करता है। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं WTO के? देखिए, WTO के बारे में अक्सर कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल डेवलप्ड कंट्रीज अपने हितों के लिए कर रही हैं ताकि वो इंटरफेयर कर सकें मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमीज ऑफ ए कंट्री के अंदर। किसी भी देश की जो घरेलू अर्थव्यवस्था है उसके अंदर दखलंदाजी देने के लिए WTO के एग्रीमेंट के रूल्स का दुरुपयोग किया जाता रहा है। ये फियर किया जाता है कि इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर आवर सर्विस सेक्टर, हमारे देश का जो सर्विस सेक्टर वगैरह है ना, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकम्युनिकेशन, शिपिंग एट्सेट्रा, तो हमारे जो सर्विस सेक्टर है वो वर्ल्ड कंपटीशन को फेस कर पाने में अभी असमर्थ है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े जायंट्स बैठे हैं जिनकी कैपिटल हमसे बहुत बड़ी है, तो उनका कंपटीशन हम फेस नहीं कर पाएंगे। प्राइसेस ऑफ मैनी असेंशियल एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स गो अप। और यदि हम WTO के सारे एग्रीमेंट्स मानने लग जाएं तो जो हमारे जो बहुत ज़रूरी कमोडिटीज़ हैं उनके प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंगली हमें टैरिफ लगाना पड़ जाएगा हर चीज़ के ऊपर। सामान सबको सेम लेवल पे लाने के लिए अपनी दवाइयों को महंगा करना पड़ेगा, अपने टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे इंटरनल, वो गलत है। तो आवर स्ट्रेटेजी ऑफ सेल्फ रिलायंट ग्रोथ विल बी एडवर्सली इफेक्टेड बाय WTO। चूँकि हमारे देश की जो एक बेसिक पॉलिसी है विश्व व्यापार से संबंधित, वो है कि हम सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं हर चीज़ में, अपने आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भर बनने की नीति तो हमारी खराब हो जाएगी इस तरह से। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, भारत पर इम्पैक्ट क्या पड़ा भाई ग्लोबलाइजेशन का, वो समझो आप। नंबर 1 तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमने आपको शुरू में बताया, कंज्यूमर्स को ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिल रही है, ज़्यादा वैरायटी मिल रही है और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अब।
दूसरा डेवलपमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने बताया आपको न्यू कंडीशन, नाउ द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, फॉर एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट हमारा बनाया गया है प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मिलके, ठीक है, विच विल कनेक्ट ऑल मेजर सिटीज़ विद वन अनदर इन इज़ अंडर डेवलपमेंट। वो अंडर डेवलपमेंट था, अब तो खैर पूरा हो चुका ऑलमोस्ट। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमारा प्रोजेक्ट बना है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का काम था, हमारे जो बड़े बड़े चारों शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं चारों, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, चेन्नई, ठीक है, और दिल्ली, चारों को आपस में जोड़ने के लिए क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। हम चारों को आपस में जोड़ दें तो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाया गया ये हाईवे, और ये सुपर एक्सप्रेस हाईवे है। अच्छा, ये बनाया गया प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से, प्राइवेट कैपिटल लगी है इस पर, बाद में टोल टैक्स से वो लोग अपना पैसा वसूल करेंगे उसमें कई सालों तक। कम्युनिकेशन सेक्टर हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड completely by the major private players like Reliance, Airtel, etc. ठीक है, ये सारे सहयोग तो प्राइवेट सेक्टर से ही हुए हैं। और ग्लोबलाइजेशन के और क्या लाभ हैं भाई? देखिए, बूस्ट टू इंडियन कंपनीज, हमारी देश की बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, इंडियन कंपनीज इन्वेस्टेड इन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज्ड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। हमारी कंपनियों ने भी अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाए। Some have gained from successful collaboration with the foreign companies, ठीक है, और some has emerged as the multinational themselves। कई सारी कंपनियां तो हमारी ऐसी हैं जो खुद बहुत सारे देशों में काम कर रही हैं। आज शुरुआत में उन्होंने दूसरी कंपनियों से टाई अप किए, बहुत बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज थी, लेकिन आज वो खुद ही इतना डेवलप कर गई कि जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, एशियन पेंट्स हैं, ये डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियां हैं। ऐसी सुंदरम फास्टनर्स जो है, आपने नाम सुना है, ये नट एंड बोल्ट बनाती है बड़ी बड़ी कारों के लिए, बड़ी बड़ी मशीनरीज के लिए, नट बोल्ट। ये इंडियन कंपनीज हैं जो कि अपने वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन चला रही हैं, ठीक है। अच्छा, बूस्ट टू सर्विस सेक्टर भी हमें मिला है। ए होस्ट ऑफ सर्विसेज लाइक डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग आर नाउ बीइंग चीपेबली डन इन आवर कंट्री। हमारे देश में सब किए जा रहे हैं बहुत सस्ते, एंड आर एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। फिर उन्हें डेवलप्ड कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो फॉरेन करेंसी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमको मिलता है। फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो हमारे हैं वो मल्टीप्लाई कर किए हैं अप टू ग्रेट एक्सटेंट, विच वाज जस्ट 103 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। एक समय पे हमारे पास टोटल फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 103 मिलियन यूएस डॉलर रह गया था, एंड इट हैज़ राइजन टू 70,138 मिलियन यूएस डॉलर। ग्लोबल फॉर्म ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। अब हम देखिए, हमारी जो बिजनेस है, मॉडर्न बिजनेस जो है, वो उसने ग्लोबल रूप ले लिया है। हमारा ही नहीं, जो बिजनेस है अब वो ग्लोबल बिजनेस बन गया है। अभी देखते हो ना, अब जितनी भी इंटरनेशनल साइट्स हैं, जैसे आप चाइनीज़ साइट की बात कर लीजिए, alibaba.com के नाम से, वो पूरे वर्ल्ड में माल बेचती है। आप एक यूएस की कंपनी की बात कर लीजिए, जैसे यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कौन सी है, कोई नाम बताओ? फ्लिपकार्ट। तो ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं। तो ग्लोबल फॉर्म ऑफ द मॉडर्न बिजनेस, मैनी अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन रिमूव्ड नाउ, राइट। तो मैनी एमएनसीज हैव एंटर्ड इन आवर मार्केट एंड आवर इंडस्ट्रीज हैव आल्सो एंटर्ड इन द फॉरेन मार्केट, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन तो हुआ है। इन 2018 आउटवर्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडिया वाज फ्लैट 11 बिलियन यूएस डॉलर। India and the United Arab Emirates, not traditionally in top 20 outward investor countries, were also considered among the top 10 most important source of FDI in 2019 and 21 period. 2019 से 21 तक के पीरियड में ऐसे मान रहे थे कि सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, और इंडिया, ठीक है, ये दोनों देश आउटवर्ड इन्वेस्टर बनेंगे,
यानी कि अपना पैसा दूसरे देशों में लगाएंगे, जो पहले दूसरे देशों से मांग रहे थे पैसा, हमारे डेवलपमेंट के लिए पैसा हमें चाहिए, अभी हम लगाने की स्थिति में आ गए हैं। UNCTAD सेज इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, UNCTAD ये कहता है कि ये सारी बातें जो अभी हमने बताई ये UNCTAD रिपोर्ट है। इंक्रीज इन कंपटीशन, देखिए कंपटीशन बढ़ा है, एफिशिएंसी बढ़ी है, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ा है प्राइवेट कंपनीज का और पब्लिक सेक्टर्स का भी, तो इसका नो डाउट हमें लाभ हुआ है। ठीक है, और अब देखते हैं हम नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी ग्लोबलाइजेशन के जरूर कुछ रहे होंगे, चलिए देखते हैं। हाँ, नंबर 1 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। देखिए ऑर्डर पूरा करने के लिए MNC कंपनियों का, इंडियन गारमेंट्स कंपनियां जो थी, स्पोर्ट्स कंपनियां हैं और दूसरे एक्सपोर्टर्स हैं, वो बहुत हार्ड टफ ट्राई करते हैं और अपनी कॉस्ट घटाने के लिए कि सस्ते से सस्ता माल वो विदेशी कंपनियों को बेच पाएँ। चूँकि जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की वो तो घटाई नहीं जा सकती, लेकिन एम्प्लॉयर क्या करते हैं, वो लेबर कॉस्ट घटाने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारा जो मज़दूर है उसकी मजदूरी सस्ती होती चली जाती है, उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसकी लाइफ पहले से ज़्यादा दयनीय बनती चली जाती है। नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन ए टेम्परेरी बेसिस, वो महीने के हिसाब से सैलरी पे नहीं रखते, अब ऑर्डर पे 2 रुपये पीस, 3 रुपये पीस, 10 पैसे पीस, इस तरह से वो अलग अलग सेक्टर्स में मजदूरी तय की जाती है काम के अकॉर्डिंग। सो दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल ईयर, पूरी साल के लिए पेमेंट थोड़ा ना मिलता है। वर्कर्स आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड वर्क नाइट शिफ्ट्स ऑन ए रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द पीक सीजन। काम नहीं है तो कई दिनों तक काम नहीं है, और काम है तो लगातार 24 घंटे काम कई दिनों तक करना पड़ता है। तो वर्क कंडीशंस बहुत टफ और बहुत अजीब सी हो गई हैं। हैंस वी कैन से वर्कर्स आर डिनाइड देयर फेयर शेयर ऑफ बेनिफिट्स, तो जो बेनिफिट मिलना चाहिए था ना, जो लाभ होना चाहिए वो अब वर्कर्स को ना मिल के वर्कर्स को दिया ही नहीं जा रहा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। जो ग्लोबलाइजेशन का लाभ मिलना चाहिए था उन्हें, वो नहीं मिल रहा है। लेस इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इग्नोर्ड, एग्रीकल्चर को कोई भी इंडस्ट्री तवज्जो नहीं दे रही है, किसान को इवन उसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट भी नहीं मिल पा रही है। फेलियर इन पॉवर्टी एलिविएशन इन 2014-15, देखिए गरीबी दूर करने में 2014-15 में भी स्टिल 22% ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी। इन फैक्ट ग्लोबलाइजेशन हैज़ वाइडेंड द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। ये एक तरह से ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इक्वालिटी की जो बात डेमोक्रेसी में करते हैं, हर तरह की इक्वालिटी, इकोनॉमिकली भी हम इक्वालिटी लाना चाहते हैं, उससे वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ क्या है? स्मॉल कंपनीज हैव फेल्ड टू कम्पीट विद द MNCs, वो बड़ी बड़ी कंपनियों से कम्पीट नहीं कर पाती हैं। बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक्स, टॉयज़, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बहुत एरियाज़ में जहाँ के हमारी यूनिट बंद होती जा रही हैं। रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस, बहुत सारे वर्कर्स जॉबलेस हो रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो हमारी हैं बच्चे, वो इंडिया में एम्प्लॉय करती हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स को, और यदि हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही ख़राब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगी, तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बड़ी भारी समस्या आने जा रही है। ठीक है, और वो क्योंकि 20 मिलियन एम्प्लॉयर वर्कर्स को हायर करती हैं हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, एंड दे आर नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इनका हमें विशेष रूप से ध्यान करना होगा, इन्हें बचाना होगा। लाइव्स ऑफ वर्कर्स हैव बीन चेंज सब्सटेंशियली ड्यू टू द कंपटीशन। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स दीज डेज प्रेफर टू एम्प्लॉय वर्कर्स फ्लेक्सिबिलिटी, सो द जॉब सिक्योरिटी इज़ नोवेयर नाउ। अभी क्या हुआ, जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज़ तो जॉब में से गायब ही हो गई प्राइवेट जॉब्स के अंदर से। हायर एंड फायर की पॉलिसी होती है, हायर कीजिए, जब ज़रूरत नहीं है तुरंत उसे निकाल दीजिए। द स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, और अभी हमें देखना चाहिए ग्लोबलाइजेशन तो देखो होना है, ज़रूरी है, करना पड़ेगा, भले ही कुछ निगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश की जा रही है और करनी भी चाहिए कि उसे फेयर बनाया जाए ग्लोबलाइजेशन को।
People with education, skill and wealth have made the best use of new opportunities. जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास पैसा है, उन्हें तो ग्लोबलाइजेशन का लाभ मिल रहा है, गरीब अनपढ़ व्यक्ति को कहाँ मिल रहा है? सो नाउ देयर इज अ नीड ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन. फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात आ रही है, वेयर ऑल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पुअर पीपल, वर्कर्स, लोकल प्रोड्यूसर्स एंड एन एनवायरनमेंट. देखिए, लाभ होना चाहिए, पॉजिटिविटी आनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी इक्वल सबको मिलनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, बट गरीब की कीमत पे नहीं. हमारे जो गरीब लोग हैं वो मर जाएं, उसकी कीमत पे हमें विकास नहीं चाहिए. ठीक है, हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स ख़त्म हो जाएं और बड़ी बड़ी एमएनसीज आ जाएं, ऐसी एमएनसीज हमें नहीं चाहिए. और हमारा एनवायरनमेंट सारा का सारा ख़राब हो जाए. अभी देखो गंगा का पानी कितना साफ़ हो गया है. ये जो हमारे कोरोना संकट के चलते जो लॉकडाउन हुआ, उसमें जो गंगा का पानी कितना साफ़ हो गया कुछ ही दिनों में. और जो खराबी आ रही थी, इसका मतलब खराबी क्यों थी? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हमारी होती हैं, जितनी भी, चाहे वो हमारे देश की हो या कहीं की भी हों, वो टेक्नोलॉजी ऐसी यूज़ करती हैं कि उसमें हमारे एनवायरनमेंट की कोई चिंता ही नहीं होती. ठीक है, वो खर्च ही नहीं करती एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस पे, तो जिसकी वजह से हमें बहुत भयानक नुकसान झेलने पड़ रहे हैं. अच्छा, रोल ऑफ गवर्नमेंट्स. इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है भाई? गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द क्लासेस. गवर्नमेंट कैन इंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर लॉज. लेबर लॉज तो हैं, बहुत पहले से हैं, मानता कौन है? उनको इम्प्लीमेंट कराया जाना बहुत ज़रूरी है. गवर्नमेंट कैन रिजर्व सम आइटम्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन ए स्मॉल स्केल एंड लोकल, इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लोकल प्रोड्यूसर्स के द्वारा ही वो प्रोड्यूस किए जाएँ. और गवर्नमेंट में और क्या कर सकती है? ट्रेड बैरियर्स लाइक कोटा सिस्टम, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कैन बी यूज्ड व्हेन एंड वेयर नेसेसरी, जहाँ भी ज़रूरी हो. We can negotiate WTO for fair rules, and developing countries can fight together against domination of developed countries. Developing countries can also fight together. मिलके उन्हें लड़ना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा. अमीर देशों से कंपटीशन लेने के लिए, उनसे लोहा लेने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, कि डोमिनेशन ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर डोमिनेट ना करने लगे, फिर से एक बार वही साम्राज्यवादी समय ना आ जाए. Developing countries can fight together against the domination of developed countries in WTO. Thank you so much. That's all over about this chapter. Thank you.